आप तमाम सम्मानित लोगों का सीधी बात एडवोकेट राम लखन प्रसाद यादव के साथ चैनल में स्वागत है। आपको बधाई है। आज हम लोग भारत देश में जो संशोधित कानून लागू हुआ है इस पर बहुत कम समय में अपनी जानकारी आपसे शेयर करना चाहेंगे और आप लोगों से अनुरोध है कि हमारी इस सीधी बात से जो आपको जानकारी मिल रही है तो इसे आप गहराई से देखें और अगर आपको पसंद आए आप निश्चित रूप से इस पर विचार करें तो अधिक से अधिक संख्या में इसे सब्सक्राइब किया जाए, इसे जो है शेयर किया जाए, इसे फॉलो किया जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो अध्ययन करने में मेरा भी मन लगेगा और नई नई कानूनी जानकारी आपके बीच लेके हम आएंगे जो आपके लिए या सबके लिए हमारे लिए एक हित की बात होगी। महानुभावों, इस देश में मूल रूप से आईपीसी जो 1860 ईस्वी में कानून बना था उसमें 511 धाराएं दी गई थी। इस 1860 ईस्वी के आईपीसी को केंद्र सरकार बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद देश के हालात को देखते हुए संशोधित करने का निर्णय लिया और इसमें बहुत ही जानकार विद्वानों और कानूनी जानकारों के बीच निर्णय लेने के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया और इस जिस किताब को 1860 ईस्वी से आईपीसी के रूप में हम जानते थे और ये लागू था, इसमें 511 आईपीसी की धाराएं थी। उस किताब का नाम बदला गया, उस किताब का नाम रखा गया भारतीय न्याय संहिता, अंग्रेजी में बीएनएस। ये भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता हिंदी में, अंग्रेजी में आईपीसी की जगह बीएनएस ये नाम रखा गया और अध्ययन करने के बाद 511 सेक्शन जो आईपीसी में था उस पर बहुत गहन मंथन के बाद सरकार इसे 358 सेक्शन में बीएनएस में परिवर्तित किया। अर्थात भारतीय न्याय संहिता में अब 358 धाराएं अपने देश में आपराधिक कृत्य से जुड़ी लागू हो गई है। इसे 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। थाना में या व्यवहार न्यायालय में इसी धारा के तहत जो बीएनएसएस में दिया गया है अपराध का किस्म, अपराध की प्रवृत्ति, जिसे अध्ययन करने के बाद पुलिस अधिकारी थाना में और न्यायिक अधिकारी अपने न्यायालय में केस जो है दर्ज करना शुरू कर दिया है। 1 जुलाई 2024 से इस धारा में जब केस शुरू हुआ तो इसकी सुनवाई भी इसी धारा में दिए गए प्रावधान के तहत होना है। पूर्व के आईपीसी में धाराओं में जो सजा की व्यवस्था थी, जुर्माना की व्यवस्था थी, उसमें भी परिवर्तन हुआ है। तो 1 जुलाई 2024 से जिस केस का संधारण हुआ, अभिलेख का संधारण हुआ, तो उसकी अंतिम सुनवाई भी इसी बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के इस कानूनी किताब में जो अंकित है उसके तहत होगी। और 1 जुलाई 2024 के पहले आईपीसी के तहत जिस थाना और न्यायालय में वाद दायर हुआ था
उसी के तहत उसकी सुनवाई अंतिम तक चलेगी। उसमें जो प्रावधान था उसमें सजा याफ्ता को उतनी सज़ा मिलेगी। और अभी जो परिवर्तित कानूनी किताब है जो 1 जुलाई से लागू हुआ है, उसमें जो धाराएं में परिवर्तन हुई है, जो कुछ उसमें सज़ा की अवधि बढ़ाई गई, जुर्माना की अवधि बढ़ाई गई, 5,000 भी किया गया, आपको 10,000 भी किया गया, कम भी किया गया है, और कई धाराएं को हटाई भी गई है, कई धाराओं को परिवर्तित भी किया गया है, कई नई धारा जोड़े भी गए हैं। तो ये जो है आपको 1 जुलाई 2024 से अपने देश में लागू हो गया है। अब हम आएंगे CRPC पर, जिसको दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। इसका संधारण जो है 1973 ईस्वी में अपने देश में हुआ था। उस समय इसमें कुल 484 सेक्शन दंड प्रक्रिया संहिता में लागू हुआ। उस पर भी अध्ययन करने के बाद केंद्र सरकार 1 जुलाई 2024 से भारतीय जो दंड प्रक्रिया संहिता थी उनका नाम बदला गया, और वो जो है BNSS भारतीय नागरिकता न्याय कानून BNS, जिसको CRPC अंग्रेजी में कहते थे, उसका नाम इधर BNSS में बदल गया है। और इसमें धाराओं की संख्या 484 की जगह बढ़ाकर 531 कर दी गई। इसमें भी बहुत नई बातें आई है, बहुत पुरानी बातों में संशोधन किया गया है कि घटना का रूप क्या है, घटना पर कार्रवाई कैसे करनी है, इस घटना में क्या प्रावधान और कितनी शक्ति किनके पास प्रदत्त है, इस तरह का पूरा जो है इस पर जिक्र किया गया है। जहाँ तक साक्ष्य अधिनियम है, एविडेंस एक्ट जिसको कहते हैं, एविडेंस एक्ट आपको 1872 ईस्वी में अपने देश में लागू हुआ था, और इसमें उस समय 167 सेक्शन दिया गया था। उसमें भी संशोधन किया गया, और ये जो नया कानून लागू हुआ उसमें 167 को बढ़ाकर 170 सेक्शन किया गया। लेकिन कई इस तीनों कानूनी किताब में कई धाराएं हटी, कई नई घटनाओं से संबंधित धाराएं जुड़ी भी है। अपराध का रूप, अपराध का जो प्रक्रिया है, जो पहले था जो अभी है, उसमें उसका क्या तौर तरीका अभी अपराध में हुआ है, गड़बड़ होने की संभावना या गड़बड़ हुई है तो उसका जो है उसी तरह से उसमें जुर्माना या उसमें सज़ा, इस सब की व्यवस्था की गई। जहाँ तक साक्ष्य अधिनियम का सवाल है, पहले जिस साक्ष्य की महत्ता साक्ष्य अधिनियम में एविडेंस एक्ट में थी, उसमें अधिकांश वही है, लेकिन कई नई साक्ष्य भी इसमें जोड़ दी गई, जिससे आप न्यायालय में अपने केस को सही करने, अपने केस को मजबूती देने, अपने जो आपके फरियाद हैं उस फरियाद को पुष्टि करने के लिए क्या क्या आप साक्ष्य जुटा सकते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को, जिसमें ऑडियो भी आता है, वीडियो भी आता है, इसकी महत्ता पर बहुत अधिक जोर दिया गया है और उसकी मान्यता बहुत बेहतर तरीके से दी गई है जो चल रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे कि अपने देश में ये नया कानून लागू होने के बाद लोगों में चेतना भी आ रही है। सोशल मीडिया जिस तरह डेवलप किया, जिसको जो मन होता था लिख दिया करते थे, अब उस पर प्रतिबंध है। सच्चाई से अलग हटकर अगर लिखते हैं, किसी समुदाय के खास विशेष बात पर लिखते हैं जिससे कुछ बड़ी बातें उठ सकती हो, गलत बातें आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसे आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं, अर्थात मूल रूप से आप वैसा कोई भी बयान या वैसी कोई भी बातें सोशल मीडिया पर न लिखें, न शेयर करें,
जो किसी भी दृष्टिकोण से किसी खास व्यक्ति, आम व्यक्ति, प्रशासन, शासन, कानून को देखने वाले अधिकारी या किसी पर अगर ये थोड़ा सा प्रभाव डालता है गलत रूप की बात के कारण, तो ये एक गलत प्रक्रिया है। इससे हमें परहेज़ करना होगा। हर नागरिकों को, जानकार नागरिकों को इसको समझना होगा, इसको बुझना होगा और इससे परहेज़ करना पड़ेगा कि कुछ से कुछ जो है हम डालते हैं वो नहीं डालें। एक दूसरी बात है कि नए कानून के लागू होने का जो भी वक्त गुजरा, इस बीच में पुलिस अधिकारी, न्यायिक अधिकारी और न्यायालय में व्यवसाय के तहत अधिवक्ता बंधु जो अपनी बात को रखते हैं लिखित या मौखिक रूप से, सभी अध्ययन कर रहे हैं और इसमें कुछ वक्त और लगेगा, इसलिए कि जो आईपीसी पूरे हम लोगों के दिल और दिमाग पर था, सीआरपीसी था, एविडेंस एक्ट था, उसमें सेक्शन की संख्या में परिवर्तन हुआ और घटना और कृत्य का जो स्वरूप है उस स्वरूप में बदलाव हुआ है। तो किस स्वरूप और उसके तरीके को किस सेक्शन में लाना है, इस पर अध्ययन किया जा रहा है और बहुत ही बारीकी से केस दर्ज होता है। लेकिन कहीं कहीं ये देखा जा रहा है कि जिस तरह की घटना में केवल एक सेक्शन से काम चलता, उसमें कई सेक्शंस जो है प्रथम दृष्टया जोड़ा जाता है, बाद में अध्ययन के बाद फिर उसमें जो है पर्यवेक्षण में या उसमें मतलब जानकारी के बाद उसमें कुछ त्रुटि आई तो उसको जो है हटाया जाता है, या जोड़ने का है तो उसमें उसको जोड़ा जाता है। तो ये चल रहा है। लेकिन इसके लिए, इसको सफल करने के लिए, इसको और मजबूत बनाने के लिए हर नागरिक को, हर अधिवक्ता को, पुलिस अधिकारी को, न्यायिक अधिकारी को तत्पर होना पड़ेगा और एक दूसरे के बीच शेयर करना होगा। अगर बढ़िया से इसका प्रचार प्रसार सब तरह से हो, जो क्या नई बातें आई हैं, जैसे मानव तस्करी है आईपीसी में, ये एक बहुत बड़ी बात है। बच्चों और महिलाओं के लिए आपराधिक घटनाओं को बहुत बारीकी से लिया गया और इसमें जो है धारा में बहुत ही मजबूती से सजा और उसका जो कुछ आगे की प्रक्रिया है उसको सरकार जो है ध्यान में रख के लागू की है। ये बहुत बड़ी बात है। एविडेंस एक्ट हो या सीआरपीसी हो या आईपीसी हो, पुलिस अधिकारी को कुछ शक्ति जो है अत्यधिक भी प्रदत्त की गई है और उस शक्ति का दुरुपयोग पुलिस नहीं करे, इसे भी प्रतिबंधित किया गया है। तो इसको बढ़िया से जानने की ज़रूरत है। हम सभी लोग जानेंगे तब किसी अन्य को शेयर करेंगे, जानकारी में देंगे, तो सारे लोग सजग होंगे, तो घटनाएं भी कम होगी और उस तरह के कृत्य से लोग परहेज करेंगे जिस कृत्य के कारण हम बहुत परेशान होंगे आगे भविष्य में। हमारा परिवार जो है गलत स्थिति से गुजरने लगेगा, लोगों में, समाज में हमारे परिवार के प्रति बहुत नज़रिया अच्छी नहीं रहेगी। तो इस तरह के कृत्य को हम क्यों करें, ये हमारे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे लें। अध्ययन भी करें, जाने भी। हर परिवार में टीवी लगा हुआ है, लगता है इंटरनेट से सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो कभी कभी कानूनी बात को भी इंटरनेट पर देखने का काम करें, ताकि माननीय न्यायाधीश किस तरह का किस केस में एक्शन लेते हैं, क्या आदेश पारित होता है। और अपने देश में माननीय सुप्रीम कोर्ट के पहले माननीय हाई कोर्ट है, तो पूरे देश के किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में कोई आदेश पारित होता है तो वो आदेश पूरे देश के सभी न्यायालयों में लागू होता है तब तक जब तक कि वह पेश नहीं हो जाता है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करती है उस आदेश के अंतर्गत ही देश का सभी न्यायालय चलेगा और चल रहा है।
वो जो है रूलिंग लागू होता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि केसों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। प्रशासन और पुलिस के सहारे हम चलें, इस पर थोड़ा सा विचार करना होगा। हम कुछ सोशल और नेचुरल जस्टिस पर भी ध्यान देंगे कि कहाँ हमें गम खा लेना है, कहाँ हमें इग्नोर करके निकल जाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम लड़ने का, किसी तरह के अपराध को अंजाम देने का प्रयत्न करते रहें, षड्यंत्र रचते रहें, कृत्य को अंजाम देते रहें। तो इसमें हमको थोड़ा सा सजग होना है। इससे आर्थिक क्षति, राजनीतिक क्षति, सामाजिक क्षति, शारीरिक क्षति, मानसिक क्षति और परिवार सब क्षति के शिकार होते हैं। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। केस और मुकदमा नहीं हो, ये सबसे बेहतर विकल्प है। इसको आपसी सामंजस्यता से सौहार्दपूर्ण वातावरण में अगर हम हल करते हैं तो विभिन्न न्यायालयों में जो इतनी बड़ी संख्या में केस पेंडिंग है, इसकी संख्या घटेगी। थाने में जो केस इतने दर्ज होते हैं, उसकी संख्या घटेगी। और केस जब थाने में दर्ज होने के बाद न्यायालय जाता है तो उसकी सुनवाई होते होते अंतिम तक 10 से 20% केस में मात्र जो है जजमेंट आता है। उसके पहले बीच में मेलजुल हो गया, सुलहनामा हो गया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में केस ख़त्म हो गया, गवाह है हॉस्टाइल कर गए, काम ख़त्म हो गया। तो इतनी समय, इतना धन खर्ची, ये परेशानी हम क्यों उठाएंगे, क्यों ढोएंगे? इस पर हमको अपने अंदर में सोचना होगा, इस पर विचार करना होगा। हमें खुद सजग होना पड़ेगा कि हम किस तरह की घटना को ये करने के लिए मन बना रहे हैं, जिसका परिणाम हम नहीं, हमारे पूरे परिवार पर, समाज पर पड़ेगा। तो ये अगर लोग सोच ले तो निश्चित रूप से घटनाओं में कमी आएगी। और ये जो नया कानून लागू किया गया है, इस कानून की जो महत्ता है, इस कानून की महत्ता पर भी हम अध्ययन करते हुए आगे भी प्रकाश डालते रहेंगे। आप भी अध्ययन करिए। हम लोग एक दूसरे के बीच कभी कभी नई नई बातों को लेके आएंगे कि क्या नया नया कानून में अमेंडमेंट हो रहा है, क्या जो है नई नई रूलिंग्स आ रही है, लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हम लोग एक दूसरे के बीच शेयर करेंगे। आप चाहें तो हमसे पूछ भी सकते हैं सवाल। हमारा मोबाइल नंबर भी है, हमारा एड्रेस है कि सुपौल ज़िला के निर्मली अनुमंडल मुख्यालय में मेरा आवासीय घर है। और अस्थाई पता सुपौल ज़िला के डगमारा गांव अंतर्गत ठेहो आनंदपुर में है। और हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे। अगर ज़रूरत पड़े, आपको अच्छा लगे कुछ जानकारी लेने का, तो निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जानकारी मेरे स्तर से, मुझे जो ज्ञान है, जो मेरी जानकारी में है, जिसका मैं अध्ययन करता हूँ, उस अध्ययन के अनुकूल आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि आप अधिक से अधिक हमारे इस सीधी बात एडवोकेट रामलखन प्रसाद यादव के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसको जो है निश्चित रूप से फॉलो किया जाए। इस पर जो है अपना विचार भी व्यक्त किया जाए, इसे लाइक किया जाए। अगर यह अच्छा लगता है तो हमें प्रोत्साहित करते हुए आगे भी मेरे मन, दिल और दिमाग को इस पर गहराई से अध्ययन कर आपके बीच उस जानकारी को पहुंचाने में मदद मिलेगी, हमें जागृति बढ़ेगी। हम प्रयास करेंगे कि हमेशा आपके बीच कभी कभी नई नई बात लेके आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप हमारे इस चैनल को फॉलो करिए, इसको जो है सब्सक्राइब किया जाए, इसको जो है लाइक किया जाए, इसको अधिक से अधिक प्राथमिकता दिया जाए, ताकि हमारा मन और इस ओर आकर्षित हो। धन्यवाद।